क्लास आपके चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 रेल मार्ग। उससे पहले हमने रोड मार्ग पे राष्ट्रीय राजमार्ग देखे और ट्रैफिक समस्या दूर करने के सुझाव देखे। अभी अपना है रेल मार्ग। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है। भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्रों के विकास में सहकार देने वाला मुख्य परिवहन माध्यम है। राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने में ये मुख्य योगदान देता है। रेल मार्गों में भारत का स्थान एशिया में प्रथम तथा विश्व में दूसरा है। तो एशिया महाद्वीप में प्रथम है और पूरे विश्व में वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे, सबसे ज़्यादा यूएसए में, और सड़क मार्ग में तीसरे स्थान पे है। ये आप याद रखना है ना। अब रेलवे का विकास। भारत में सर्वप्रथम रेल की सेवा शुरुआत अंडरलाइन करना 1853 में मुंबई से थाना के बीच हुई। सबसे पहले भारत में रेलवे कब हुई थी? 1853 में। और कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाना के बीच में। भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, ब्रॉडगेज, मीटर गेज एवं नैरो गेज, मतलब बड़ी लाइन वाली रेल का, फिर बीच वाली, और नैरो गेज मतलब छोटी सी दूरी के लिए जो रेल चलती है ना, नैरो गेज। मीटर गेज तथा नैरो गेज लाइनों को वर्तमान समय में अधिकांश ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय रेल की एक बड़ी सिद्धि है। विभिन्न गेज के माप के रेल मार्गों के कारण यात्रा तथा माल की हेरफेर में समय एवं धन का व्यय होता है। भारत में जिन राज्यों में मैदानी प्रदेश, घनी जनसंख्या, औद्योगिक विकास, सघन कृषि, खनिज समृद्ध क्षेत्र है, वहाँ रेल मार्गों का जाल फैला है। गंगा के मैदानी प्रदेशों में कृषि उपजों तथा घनी आबादी होने के कारण रेल मार्ग बड़े प्रमाण में है, मतलब उत्तर प्रदेश की साइड बहुत ज़्यादा है। कोलकाता, दिल्ली तथा जयपुर जैसे बड़े शहरों में मेट्रो रेल सेवा भी है। आपको पता ही है मेट्रो, अब तो अहमदाबाद में भी है। अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्य की शुरुआत हुई है, मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट। मुंबई को उसके उपनगरों से जोड़ने में मेट्रो रेल महत्वपूर्ण सिद्ध है। वैसे वहाँ पे तो वो भी चलती है, और मेट्रो रेल भी वहाँ पे अभी चालू हो गई मुंबई के अंदर। रेल यात्री तथा माल सामान की हेरफेर के उपरांत अकाल के समय अनाज तथा घास चारे की तेजी से हेरफेर के लिए भी उपयोगी है। मतलब जब अकाल पड़ता है तो फिर रेल टैंकर के माध्यम से पानी आता है, चारा आता है, तो ये भी इसके लिए भी उपयोगी है। संरक्षण की दृष्टि से भी सैनिकों तथा हथियारों के स्थानांतरण में भी उपयोगी होती है। ट्रेन से मतलब सैनिकों के लिए हथियार भी भेजा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी अच्छा रहता है। कोंकण रेलवे ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंगों के माध्यम से मार्ग बनाकर श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कौशल का दृष्टांत दिया है। समय, सुरक्षा तथा सुविधा के लिए भारतीय रेल सेवा उत्तम मानी जाती है एवं उसका तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अंडरलाइन करना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे 44 वो सबसे बड़ा, और रेलवे मार्ग भी यही सबसे बड़ा। उसके ऊपर जो विवेक एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, और उस साइड विवेक एक्सप्रेस करके ट्रेन भी चलती है, वो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है और उसको विवेक एक्सप्रेस भी दिया गया है। गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके उपरांत महसाणा, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, आणंद महत्वपूर्ण जंक्शन है। अब है जल मार्ग, जहाँ पे नाव चलती है। प्राचीन समय से ही भारत में जल मार्गों द्वारा परिवहन होता रहा है। सड़क तथा रेलवे मार्ग नहीं थे, तब जल मार्ग से ही व्यवहार चलता था। सड़क तथा रेल की तुलना में सबसे सस्ते पड़ते हैं। सड़क और रेल मार्ग से सबसे सस्ता जल मार्ग होता है, मतलब नाव से आना जाना करना, जहाज से, कारण कि इनके निर्माण या रख रखाव में कोई खर्च नहीं होता है। भारत में 2 तरह के जल मार्ग है, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग परिवहन सेवा उत्तर पूर्व भारत के जैसे असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में अधिक है तथा दक्षिणी भारत में भी आंतरिक जल मार्ग सेवाओं के लिए उपयोगी है। नदी नहर परिवहन। नदी जल मार्ग की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु तथा बिहार महत्वपूर्ण राज्य है। इन 12 जलाशयों में स्टीमर तथा बड़े बड़े जहाज चलते हैं। आंतरिक जल परिवहन को बनाए रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्गों का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा नदी, हल्दिया इलाहाबाद 1620 किलोमीटर की दूरी है। दूसरा है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें ध्रुवी शादिया 891 किलोमीटर लंबा है। ये देखो मैप में सब दिख रहा है, राष्ट्रीय जल मार्ग, ये 1 और ये 2
ये 5 नंबर, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, मतलब 5 जल मार्ग है। आप देख लो, ये मैप में दिख रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक जाता है जो। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिमी किनारे की नहर जहाँ कोल्लम से कोट्टापुरम 250 किलोमीटर। फिर चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग गोदावरी कृष्णा नदी काकीनाडा पद्दुचेरी से 1058 किलोमीटर। और 5वें नंबर पर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ब्राह्मणी नदी गोएकनली तालचेरा 588 किलोमीटर। अभी ये तो आंतरिक जलमार्ग था। अब समुद्री जलमार्ग, भारत को लगभग 7516 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा मिला हुआ है। इसे लंबे किनारे पर 13 मुख्य तथा 200 छोटे बंदरगाह हुए। अंडरलाइन कर लो, कितने? 7516 में 13 तो बहुत बड़े वाले और 200 छोटे वाले बंदरगाह है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का खूब विकास हुआ है। कांडला मुंबई, कांडला जो कहाँ पे है? अहमदाबाद के आगे। मुंबई, नहावा शेवा, मारमा गोवा, ये गोवा के अंदर। न्यू मैंगलोर, बेंगलोर के यहाँ, तथा कोची बंदरगाह पश्चिमी किनारे आए हुए, तथा कोलकाता, हल्दिया, पारदीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतीकोरन जैसे पूर्वी किनारे प्रमुख बंदरगाह है। गुजरात राज्य को लगभग 1600 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा मिला है। गुजरात में कंडला सबसे बड़ा बंदरगाह है। भावनगर ऑटोमेटिक लोक गेट वाला एकमात्र बंदरगाह है। पोरबंदर 12 महीने खुले रहने वाला बंदरगाह है। तदुपरांत वेरावल, सिक्का, पीपा, नवलखी, मुद्रा, पोशिवा, ओखा तथा हजीरा जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। पोसित्रा बंदरगाह का विकास करने की योजना अभी अमल में लाई गई, मतलब अभी उस पर विचार चल रहा है। अब हवाई मार्ग यानी कि वायुयान, एरोप्लेन वाला। परिवहन मार्गों में हवाई परिवहन सबसे तीव्र परंतु खर्चीला, मतलब बहुत जल्दी पहुंचने वाला लेकिन बहुत ज्यादा खर्चीला है। दूर के स्थान, दुर्गम तथा सघन जंगल तथा पर्वतीय क्षेत्र जहाँ सड़क मार्गों से ना पहुंचा जा सकता, वहाँ हवाई मार्ग का उपयोग किया जाता है। भारत में हवाई सेवा का प्रारंभ डाक सेवा के लिए इलाहाबाद से नैनी तक हुआ था। मतलब एक डाक भेजनी थी, बहुत ज़रूरी थी, जो कि 1947 से पहले, तो उसको इलाहाबाद से नैनी तक वो डाक पहुंचाने के लिए वायु एरोप्लेन का आविष्कार हुआ था। बाद में उसे निजी कंपनी चलाती थी। आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती कंपनी तथा अन्य निजी कंपनियां हवाई परिवहन सेवाएं देती है। देश में भारतीय वायुयान केंद्र प्राधिकरण द्वारा 15 अंतर्राष्ट्रीय, 87 घरेलू वायु केंद्र और 25 नागरिक वायुयान टर्मिनल सहित 127 हवाई केंद्रों का व्यवस्थापन हो रहा है। मतलब अपने पूरे देश में कितने हवाई अड्डे हैं? 127। देश में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद तथा अहमदाबाद जैसे 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई केंद्र है। मतलब यहाँ से फॉरेन के लिए, विदेशों के लिए भी आप मतलब सुलभता से हमें एरोप्लेन मिलती है। पवन हंस नामक संस्था ओएनजीसी को तथा राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवा देती है। अब पाइपलाइन, पानी, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा अन्य प्रवाही पदार्थों के लिए पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। असम के नाहरकटिया से नूनमती, बरौनी तक खनिज तेल की पाइपलाइन है। गुजरात में कलोल से कोयली एवं सलाया से मथुरा आदि मुख्य पाइपलाइन मार्ग है। मतलब खनिज तेल के लिए, पानी के लिए, गैस के लिए जो पाइपलाइनें बिछी हुई है ना, उसके बारे में। इसके उपरांत बॉम्बे हाई से मुंबई के किनारे तक, जहाँ पे क्या था? खनिज तेल, आपको पता है ना, आपने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था। तथा गैस परिवहन के लिए समांतर पाइपलाइन डाली गई है। गुजरात में भी खंभात, दुर्वारण, कोयली, अहमदाबाद में गैस पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन होता है। सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, लीमड़ी, जामनगर, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर जैसे शहरों में भी पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति की जाती, मतलब रसोई गैस पहुंचाई जाती है। रज्जू मार्ग, पर्वतीय क्षेत्रों में माल सामान या यात्रियों की हेरफेर के लिए पर्वत शिखरों को जो रज्जू मार्ग से जोड़ दिया जाता है। भारत में लगभग 100 रज्जू मार्ग है। उत्तर भारत में दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, चेरापूंजी, हरिद्वार, दक्षिणी भारत में चेन्नई एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे आए हुए हैं। रोपवे पता है ना आपको, जो ऊपर से वो होता है, उसमें बैठ के अपन जाते हैं। गुजरात में भी पावागढ़ है, सापुतारा, अंबाजी में रोपवे सेवाएं उपलब्ध है। जूनागढ़ में, गिरनार में भी रोपवे का काम चालू किया गया। संदेश व्यवहार, मतलब कि किसी को मैसेज भेजना, पहले के जमाने का। अभी तो आप फोन से, इंटरनेट से तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, लेकिन पहले वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी या संदेश भेजने अथवा प्राप्त करने की विस्तृत व्यवस्था को संचार तंत्र कहा जाता है। देश में बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव के लिए रोज ब रोज के जीवन में संचार तंत्र
अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। देश के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने में भी संचार तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्राचीन समय में ढोल बजाकर, धुआं द्वारा, कबूतर द्वारा तथा अन्य पशुओं के द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे। आधुनिक संदेश व्यवहार में डाक सेवा, टेलीफोन एवं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन तथा उपग्रहों की खोज से संचार सेवा अत्यंत तीव्र एवं सरल हुई। आज अभी बहुत सरल हुई, नहीं तो पहले पता ही नहीं चलता था। मतलब किसी को कुछ संदेश देना है तो गांव में धुआं किया जाता है, या फिर जोर जोर से ढोल बजाया जाता था, या फिर कबूतर के माध्यम से लेटर भेजा जाता था, तो उसमें तो टाइम भी लग जाता था। विज्ञान एवं तकनीक ने संचार क्षेत्र में विकास लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम सभी महत्वपूर्ण घटनाओं या क्रिकेट मैचों का जीवंत प्रसारण देख सकते हैं। संचार साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत संचार तंत्र और सामूहिक संचार तंत्र। मतलब ये जो कन्वेंशन करने का जो है वो एक खुद का भी है और एक सामूहिक यानी ग्रुप भी है। अब व्यक्तिगत कैसे, जैसे व्यक्तिगत संचार तंत्र के साधनों में इंटरनेट तथा स्मार्टफोन सबसे असरकारक एवं आधुनिक है, क्योंकि हम बैठे बैठे ही व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या फिर अभी आपको पता हो तो वो गूगल वाला कॉल भी होता है, ऐसा डियो कॉल। ईमेल, ई कॉमर्स, मुद्रा के लेन देन मतलब पैसे आदि इंटरनेट के कारण तेज बना है। इसके उपरांत सोशल मीडिया से के विविध एप्लीकेशन के द्वारा संदेश व्यवहार के क्षेत्रों में क्रांति आई है। ग्रामीण विस्तार के लोग भी इनके माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ जीवन संपर्क मतलब आमने सामने का संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब सामूहिक संचार तंत्र, समूह संचार में भी दो माध्यम है। मुद्रित माध्यम जिसमें समाचार पत्र, मुद्रित मतलब छपा हुआ माध्यम, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर है, डाक है, पत्रिका है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का समावेश होता है। प्रसार भारती देश का स्वायत्त प्रसारण निगम है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन इनके मुख्य विभाग है। देश में आज आकाशवाणी के 415 स्टेशन हैं। इसके द्वारा 23 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में इसका उपयोग सरलता से हो सकता है, मतलब हम जहाँ नहीं पहुँच सकते वहाँ पे इसका उपयोग होता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय ये महत्वपूर्ण संपर्क साधन बन जाता है। जब कई बाढ़, अकाल कुछ पड़ता है या आग नहीं लग जाती, तब भी ये साधन मतलब बहुत सहायता करता है। दूरदर्शन उपग्रहों के उपयोग द्वारा समाचार, मौसम के तथ्यों की जानकारी तथा शैक्षणिक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं। आज देश में अनेक निजी चैनल भी दूरदर्शन की तरह कार्यक्रम प्रसारित करने लगे हैं। अब उपग्रह संचार, कृत्रिम उपग्रहों में स्वयं ही संचार योग्यता है, परंतु साथ ही वे अन्य संचार उपग्रह मतलब जो हमारे आपको पता हो आर्यभट्ट और ऐसे छोड़े गए, तो वो आकाश में रहकर हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हैं। हमारा मतलब संपर्क एक दूसरे से बनाए रखते हैं। सब उपग्रह के माध्यम से ही होता है, परंतु साथ ही वे अन्य संचार माध्यमों का नियम भी करते हैं। भारत के द्वारा छोड़े गए इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSA प्रणाली बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, जो दूर संचार, हवामान तथा चक्रवात, तूफान जैसी आपदाओं की चेतावनी, संशोधन तथा अन्य प्रसारण में भी सहायक होती है। तदुपरांत भारतीय दूर संवेदन IRS पद्धति के उपग्रहों पर आत्मनिर्भर बनकर अपने प्रक्षेपण वाहन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स PSLV का विकास किया गया। मतलब भारत आत्मनिर्भर बन गया, यानी कि पहले तो हमें किसी और के माध्यम से ये उपग्रह छोड़ने पड़ते थे, लेकिन आज हमारे IRS जो हमारे खुद का ही अपने इंडिया का ही, उसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। व्यापार, भारत विशाल देश है, इसमें कई पर्वतीय क्षेत्र है तो कई उपजाऊ मैदानी प्रदेश, किनारे के मैदानी प्रदेश तथा रेगिस्तान जैसे विभिन्न भूपृष्ठ आए हुए हैं। ऐसी ही भिन्नता जलवायु, वनस्पति तथा खनिज संसाधन एवं संचालन शक्ति के साधनों में भी दिखाई देती है। भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रदेश में कृषि की फसलों तथा औद्योगिक उत्पादनों में भी विविधता पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप देश में दो प्रकार की व्यापार प्रणाली, आंतरिक व्यापार प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक मतलब देश के अंदर ही व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ। आंतरिक व्यापार, एक राज्य में विपुल प्रमाण में उपलब्ध वस्तुएं दूसरे राज्य में निर्यात की जाती है। जैसे गुजरात में यदि गेहूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो राजस्थान, महाराष्ट्र कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। और वहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा उपजाऊ मतलब ज़्यादा होती है तो वो इस साइड मतलब भेजी जाती है। इसको आंतरिक व्यापार कहते हैं।
तथा दूसरे राज्य में उत्पन्न वस्तुएं अपने राज्य में आयात की जाती है, इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप पंजाब में गेहूं अधिक उत्पन्न होता है, इससे वह अन्य राज्यों में भेजता है, जबकि पंजाब को समुद्री किनारा प्राप्त न होने से वह नमक गुजरात में से आयात करता है। इस तरह प्रत्येक राज्य अपने राज्य में होने वाली उपज का निर्यात करता है। परिणाम स्वरूप भारत में आंतरिक व्यापार विकसित हुआ है। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व के अलग अलग देशों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार बेचने अथवा आयात करने की पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समतुला बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा देश की व्यापार तुला नकारात्मक बनती है। यदि देश उत्पादित वस्तु का निर्यात अधिक एवं आयात कम करे तो देश की व्यापार तुला सकारात्मक हुई, क्योंकि हम बाहर बेचेंगे ज़्यादा और वहाँ से हम कम खरीदेंगे तो हमारा पैसा तो बचेगा और वहाँ से हमें और पैसा मिलेगा, तो हमारी मतलब जीडीपी में ग्रोथ होगी, तो ये व्यापार हमारा बढ़ेगा। ऐसा कहा जा सकता है, इससे हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। यदि देश में निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़े तो व्यापार तुलना नकारात्मक है, ऐसा माना जाता है। यदि हम लोग बाहर तो कम भेजे और बाहर से बहुत ज़्यादा मंगाए तो फिर ये उल्टा हो जाता है। जो देश अधिक निर्यात करता है उसका चलन मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है एवं जिस देश की आयात बढ़ता है उसका चलन मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता है। 1991 से उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ा बदलाव आया है। विगत कुछ वर्षों का अभ्यास करें तो भारत की व्यापार तुलना लगभग नकारात्मक रही है। ये व्यापार तुलना सकारात्मक बने इसलिए सरकार ने अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आरंभ किया है। इसे कई विदेशी कंपनियां भारत में माल का उत्पादन कर उसे विदेशों में निर्यात करेगी। अब हम भारत के आयात निर्यात व्यापार का अध्ययन करेंगे। भारत में आवश्यकता के अनुसार लोहा फौलाद का उत्पन्न न होने से लोहा फौलाद एवं तांबा का हम आयात करते हैं, यानी बाहर से मंगाते हैं। पेट्रोलियम, खनिज तेल तथा लुब्रिकेंट पदार्थ की मांग परिवहन एवं मशीनों को गतिशील रखने के लिए अधिक है, इसका भी हम आयात करते हैं। मशीनें, मोती एवं कीमती पत्थर, खाद्य तेल आदि की विदेशों में से आवश्यकता अनुसार हम आयात करते हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, म्यांमार, ईरान आदि देशों से आयात करते हैं। अब भारत का निर्यात यानी कि बाहर भेजने वाली, भारत देश की कुछ वस्तुएं देश में महंगी न हो इसलिए उत्पादन के कुछ भागों का ही निर्यात करने को छूट देता है। मतलब पहला तो हम हमारी ज़रूरत हो इतना हम यहाँ रखते, बाकी हम बाहर देशों में बेचते। कुछ वस्तुओं के कच्चे माल का आयात कर उसमें से उत्पादित वस्तुओं का हम पुनः निर्यात व्यापार करते हैं। भारत में के मुख्य निर्यात में कच्चा लोहा, खनिज, इंजीनियरिंग सामान जैसे कि साइकिल, पंखे, सिलाई मशीन, मोटर, रेल के डिब्बे तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सामान होता है। रसायन एवं उससे संबंधित वस्तुएं, रत्न, आभूषण, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, सूती कपड़ा, मछलियां एवं उनके उत्पादन, हस्तकला की वस्तुएं, चाय, कॉफी, पटसन की चीजें, वस्तुएं, तैयार किए गए कपड़े, ये सब हम निर्यात करते हैं। ठीक है, तो अब आपको आयात निर्यात समझ में आ गया, यानी कि बाहर से चीज़ों को मंगाना आयात और यहाँ से बाहर चीज़ों को भेजना निर्यात। ये आपका टॉपिक खत्म। ये इसके अभ्यास प्रश्न है, आप देख लेना। कुछ नहीं समझ में आया तो बताना मुझे। थैंक यू क्लास।